आपसे अनुरोध करूंगा इस मंच से कि कोई केस स्टडी हो जिससे कि महिलाओं का हौसला अफजाई हो सके, कृपया उस केस स्टडी को जरूर सुनाने का प्रयास करेंगी श्रीमती सीमा सिंह जी। हम लोग के बीच में सबसे पहले यहाँ उपस्थित राजेंद्र कुमार सिंह जी को सादर नमन करती हूँ। और जैसे उन्होंने बताया कि हमारा भारतवर्ष कैसे जो है स्वतंत्र हुआ, और हमें जब मिली तो एकदम स्वतंत्रता मिली, हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। तो उस जगत जननी माँ भारती को चंद शब्दों से नमन करके आगे बढ़ेंगे कि हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम अर्चना करेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत। और इसी के साथ मंच पर आसीन मनीष कुमार सिंह और हमारी बहन समा नवाज जी, स्मृति गुप्ता जी, रूपा गुप्ता जी, कुसुम गुप्ता जी, कल्पना यादव जी, सुनीता जी, जरा नवाज और सुनीता सिंह जी, और मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रमुख पदाधिकारीगण, और हमारे बीच में उपस्थित मनोज सिंह जी, रमेश यादव जी, जय सिंह पाल जी, अमरेश यादव जी, बाकी लोगों को जिनको मैं नाम से परिचित नहीं हूँ, तहे दिल से सादर वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और यहाँ पर सभी उपस्थित गांव वासियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, सम्मानित सभी को मैं सादर नमन करती हूँ, तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और अपनी मातृशक्ति को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग इतने, मेरे आने से पहले ही आप लोग यहाँ आ चुके थे और यहाँ पूरी आप लोगों के द्वारा व्यवस्था की गई, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। और जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि महिलाओं का कैसे महिला सशक्त हो, उनका वो शिक्षित हो, ये सारी बातें तो सभी लोगों ने कही। अब समय भी मेरे पास थोड़ा कम है, तो मात्र मैं बहुत ही जरूरी जो कि कानूनी ज्ञान है, मैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि कानून का पालन पुलिस के द्वारा कराया जाता है और किया जाता है, लोगों को लोगों के अधिकार मिले और वो अधिकार सुरक्षित रहे, इसका दायित्व किसके कंधे पर है बताइए, हाथ उठाकर, पुलिस के कंधे पर। तो मात्र मैं वही जो पुलिस की भाषा है, सिर्फ वही मैं बताऊंगी कि हमारे जो अधिकार हैं वो कैसे सुरक्षित रहे। जो जितनी हमारी आबादी है पूरे विश्व में, ये भारतवर्ष की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे विश्व में जितनी आबादी है उस आबादी में 50% आबादी सिर्फ महिलाओं की है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि विश्व में जितनी भी आबादी है 50% अगर महिला है पूरी आबादी की, तो हमारा प्रतिनिधित्व पूरे समाज में, पूरे विश्व में क्या हुआ, 50 आधी आबादी हम हैं पूरे संसार में। तो हमें सशक्त होना पड़ेगा। अगर महिला सशक्त नहीं है तो हमारे समाज का, सबसे पहले हम परिवार से चलते हैं, हमारे परिवार का विकास नहीं होगा, और अगर परिवार का विकास नहीं होता तो समाज का विकास नहीं होगा, और फिर उसी के बाद हमारे राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसलिए महिला सशक्तिकरण का जो ये कार्यक्रम, ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि महिलाओं को विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाए। महिलाएं अपने, ऐसा नहीं है कि महिला असुरक्षित है, ऐसा कहीं भी समाज में कोई भय वातावरण नहीं है। इसी गांव में क्या ऐसा है, आपको कहीं डर लगता है बताइए? एक बच्ची खड़ी होके बताइए, आगे आप बैठे हो बेटा, क्या नाम है, क्या है नाम?
वंदना। क्या डर लगता है? क्या कहीं लगता है कि माहौल महिलाओं के प्रति गड़बड़ होगा, निकलना ही बहुत भारी है, ऐसा लगता है? तो वही, मात्र वही आत्मविश्वास आपके अंदर जागृत बैठ जाइए से कि बहुत अच्छा। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके वैसे जगह पहुंच रहे हैं जहां की जाना मुश्किल है, कि यही आत्मविश्वास हम आपके अंदर पैदा कर सके कि आप सुरक्षित हैं, आप आगे निकलिए, आप जो अपना लक्ष्य बनाई है उसको पाने की कोशिश करिए, आप पिछड़िए मत अब किसी कारण से। क्योंकि पूरे समाज में अगर हम पुरुषों की बात करें तो ऐसा नहीं कि पुरुष हमें पीछे ढकेलते हैं, पुरुष हमें पीछे नहीं ढकेलते। अगर हमें कोई पीछे ढकेलता है तो कौन होता है? वो महिला ही होती है। हमारा अगर 2 बच्चे हैं तो अगर पढ़ाई की बात हो, पिता क्या कहेगा कि अगर एक लड़की और एक लड़का है तो पिता कहेगा कि भाई दोनों को इंग्लिश मीडियम में नाम लिखवा देते हैं। लेकिन माँ क्या कहती है? क्या कहती है माँ? कि लड़की को यही पढ़ा दो और लड़के को मिर्जापुर भेजो। एकदम सही बात, मैं जो कि हकीकत है मैं वो बात बता रही हूँ आपको। तो उसमें हमें पीछे कौन ढकेल दिया? महिला। माँ नहीं, उसको महिला कहते हैं, महिला, कि वो महिला की सोच होती है। तो हमें इसी सोच को, मैं हमेशा महिलाओं को कहती हूँ, मैं अपना एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे हुआ कि आप अभी कोई कह रहा था कि मैडम को भी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हुई होगी। सही बात है कि मेरे यहाँ भी मेरी दादी थोड़ी पीछे सोच कि लड़के तो जाके बनारस पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद पढ़ रहे हैं, लेकिन लड़की है कि सामान्य से स्कूल में पढ़े। लेकिन मेरी मदर का कि दादी को हुआ कि क्या करेगी? जब मैंने 10th पास किया तो उन्होंने कहा कलेक्टर थोड़े बनेगी, इसको पढ़ने लिखने भर आ गया, चिट्ठी लिखने भर आता है और अब इसकी पढ़ाई बंद हो जाए। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मुझे घर में एक टाइम भोजन दिया जाए, लेकिन मेरी बेटी जो है पढ़ेगी। तो उनके उसी की अगर दादी का वो विरोध नहीं करती, दादी की बात मान लेती तो शायद मैं नहीं पढ़ पाती, और नहीं पढ़ पाती तो आप लोगों के बीच में नहीं होती। तो मात्र अभी राजेंद्र सिंह ने जैसा महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि हमें अगर कोई हमें टच किया तो हमें उसका विरोध करना पड़ेगा। जब हम अन्याय के प्रति आवाज उठाते हैं तभी वो अन्याय समाप्त होता है। हम जब तक किसी के टार्चर को बर्दाश्त करते हैं तभी तक वो आदमी हमको परेशान करता है। आप टेम्पो में जा रही हैं, बैठी हुई है, कोई लड़का बगल में बैठ गया, कोई आदमी बगल में बैठ गया, आपको लगातार टच कर रहा है, छू रहा है, आपको खराब लग रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? संकोच में बैठे हुए हैं कि मैं क्या कहूँ। ऐसा होना चाहिए। यही आत्मविश्वास जगाने आई हूँ कि वहीं टेम्पो में खींच करके अगर एक थप्पड़ दें तो क्या वो दोबारा किसी लड़की को छूने की हिम्मत करेगा? और ऐसे सभी पुरुष नहीं होते, 100 में 1 व्यक्ति। ये दूषित मानसिकता, किसी महिला को छू देने से उसे क्या मिला? कुछ नहीं, लेकिन उसकी एक गंदी मानसिकता। तो ऐसे गंदी मानसिकता के समाज में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग, गिने चुने लोग, 2-4 सिरफिरे टाइप के लोग, उन्हीं में हमें परिवर्तन, उनके विचारों में हमें परिवर्तन करना है। और परिवर्तन कैसे करना है? विरोध करके। डरिए नहीं, किसी भी चीज का विरोध करना सीखिए। यही सही अर्थों में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण होगा। और महिलाओं को ही सबसे पहले अपने विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत है। जो हम बेटी और बेटा, लड़की इसी घर में पैदा होती है, आज भी हमारे घर भी ये चलन है कि लड़की पैदा हुई तो कहीं ढोल नहीं बजते, लेकिन लड़का पैदा होता है तो आज भी बहुत शोर शराबा और ढोल बजते हैं, गाने होते हैं और पार्टी होती है। ये क्या है? ये विचारों में है, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, हमारे समाज में भी है। हमें यही भावना
जन जन से निकालनी है कि लड़की और लड़के में कोई भेद नहीं है, दोनों ही इस समाज के अंग हैं और दोनों ही परिवार को, समाज को और राष्ट्र के निर्माण में दोनों का महत्व बराबर है। स्त्री और पुरुष का जिस दिन हम भेदभाव खत्म कर देंगे उसी दिन ये जो कुरीतियां हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और महिला को महिला का अधिकार मिल जाएगा। जैसे कि आप लगातार लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ कि अभी एक कॉलेज में गई तो वहाँ पता चला, प्रिंसिपल साहब बताने लगे, शहर की बात थी, लड़की विंध्याचल से आती थी, उसमें हुआ कि लगातार उसके साथ कोई लड़का, जब वो कॉलेज के लिए आती थी, स्कूल के लिए, कोई लड़का पीछा कर रहा था, लगातार पीछा कर रहा था और वो लड़की डरवश उसने विद्यालय ही छोड़ दिया और प्रिंसिपल साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो स्कूल नहीं आई। तो एक लड़की का भविष्य चौपट हो गया, उसने पढ़ाई अपनी बीच में ही ब्रेक कर दी। तो ऐसे ही निर्बल बनने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सबल बनने की जरूरत है। ये जो आप सोच ले कि मैं महिला हूँ ये काम नहीं कर सकती, ऐसा संभव नहीं है। आप जब टीवी पे परेड देखते हैं तो क्या होता है, जो महिला लीडर होती है परेड में तमाम टोलियों का जो मार्गदर्शन है वो महिला करती है। ब्रिगेडियर स्तर की महिला, लेफ्टिनेंट, कर्नल, वो तमाम आर्मी की जब अधिकारी, तो क्या उनके कदम पुरुषों से कम उठते हैं? उनकी सलामी जब देखिए तो तालियां वहां बजती हैं। जब दिल्ली की परेड होती है तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी काम, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर काम हर लोग कर सकते हैं। महिला पुरुष का किसी भी क्षेत्र में महिला पीछे नहीं है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहाँ की हमारी महिला काम नहीं करती है। तो लड़कियों के लिए विशेष तौर पे एक बताना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, आप लोग भी बहुत देर से सुन रहे हैं तो परेशान हो गए होंगे कि कहीं छेड़खानी आपके साथ हो रही है, कोई पीछा कर रहा है, कोई घूर रहा है, कोई आपको समझ में आ रहा है कि गलत ढंग से छू रहा है, आप उससे परेशान हो रहे हैं, आपका आस पड़ोसी है, आप कॉलेज आ जा रहे हैं, उस टाइम कोई मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें? आपके लिए स्पेशली विमेन पावर लाइन का गठन किया गया है। मैं वही चीज बताने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ और उसका नाम है विमेन पावर लाइन, हेल्पलाइन है ये, महिलाओं के लिए विशेष तौर पे बनाया गया और उसका एक कॉमन नंबर रखा गया 1090 1090। सभी बच्चों को याद है? बताओ विमेन पावर लाइन का नंबर 1090 1090। इस पे जैसे ही आपके द्वारा कॉल किया जाएगा, ये आपके मोबाइल में बैलेंस न हो तब भी ये टोल फ्री नंबर है, बिना बैलेंस के ही ये नंबर लग जाएगा। और इस पे जैसे ही आप कोई कंप्लेन अपनी करते हैं, बट जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं यहाँ से, वो लड़का दूसरे गांव का जिसको पता ही नहीं, आप नहीं जानते, परेशान कर रहा है, आप सोच रही घर में बता देंगे तो घर वाले कहेंगे तुम ही गलत हो और पढ़ाई छोड़ा देंगे। तो ऐसे में आप मदद किसकी लेंगी? कानून की मदद लेंगी। उस लड़के के मोटरसाइकिल का नंबर नोट कर लीजिए, उसका हुलिया नोट कर लीजिए, नहीं नाम जानते, जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो तो 10 मिनट के अंदर में हो जाना है। और ऐसे में उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपके द्वारा कॉल किया जाता है 1090 पे, तो वो कॉल किसी पुरुष के द्वारा नहीं अटेंड होगा, वहां पे भी महिला अधिकारी ही बैठी होगी जिसके द्वारा आपकी बात को सुना जाएगा, नोट किया जाएगा और 10 मिनट में ही आपकी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी, उनके द्वारा भेज दिया जाएगा और वही फीडबैक आपसे फिर लेंगी कि क्या आप सुरक्षित हैं, क्या आप ठीक हैं, जो कार्रवाई हुआ उससे आप संतुष्ट हैं। और जब तक आप जो है पूरी फीडबैक यस में नहीं देंगी तब तक वो लगातार आपके संपर्क में 1090 पूरी हेल्पलाइन टीम बनी रहेगी। तो सुरक्षा के लिए ये सब कार्यक्रम क्या, ये सब नंबर और ये तमाम सेल, तमाम योजनाएं हैं। और वहां पे कि महिलाएं किसी भी मतलब परिस्थितियों का हवाला देके महिलाएं पिछड़ न जाएं, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बनाया गया, उनका सम्मान बना रहे, वो स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो,
ऐसे ही जैसे आपातकालीन नंबर, आप 112 नंबर हर जगह देते हैं, आपके गांव में भी आती होगी 112 नंबर की गाड़ी आती है, 112 नंबर की गाड़ी आती है। मान लीजिए आपके घर में लड़ाई होने लगा आपके पड़ोसी से, या कोई बाहरी आदमी आकर के 10 लोग आके मारपीट करने लगे, सर फट गया आपके पिताजी का, भाई का, माँ का। आज पड़ोसी साथ नहीं दे रहे कि इनकी दुश्मनी मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों इनके बीच में जाऊं, उसमें आप क्या करेंगे, किसकी मदद लेंगे? कॉमन नंबर है, पुलिस की आपातकालीन सेवा है 112 नंबर, जिसपे कि आप फोन करते हैं, तुरंत 10 मिनट के अंदर में पुलिस पहुंचती है और उसका जो भी वहां जैसी भी परिस्थिति होती है, अगर समझाने लायक बात होती है तो पुलिस वहीं समझा देती है, और ले जाने लायक बात होती है तो फिर ले जाती है, मुकदमा लिखने लायक बात होती है तो फिर मुकदमे लिखे जाते हैं। ऐसे ही एक महिलाओं के लिए कि जैसे आप रात को अकेले, क्योंकि आजकल शहर हो या देहात हो, गार्जियंस के पास समय कम होता है, लड़कियां कहीं बाहर पढ़ रही हैं, चली गई बाहर, आ रही हैं, उनकी ट्रेन है या बस है, 4 बजे आना था और वो लेट हो गया तो वो रात को 12 बजे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे पहुंचा। अब आपको रात हो गई है, आपको डर लग रहा है कि हम कैसे जाएंगे, और सही बात है कि रात को कुछ शराबी टाइप का व्यक्ति अगर मिल गया तो पता नहीं क्या करेगा, वो तो होश में नहीं होता। तो वैसे टाइम में कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी 112 नंबर रात में, उसमें महिला पुलिसकर्मी होगी, गाड़ी होगी, और आप अगर मदद मांगते हैं 112 पे फोन करते हैं कि मैं यहाँ इस जगह सन्नाटे एरिया में फंस गई हूँ और मुझे मेरे घर तक पहुँचाया जाए, तो वहाँ भी पुलिस पहुँच करके और आपको सुरक्षित आपके घर तक या तो खुद पहुँचाएगी या कोई साधन बुला करके आपको पहुँचवाएगी। तो ये सारी चीजें, ऐसे घरेलू हिंसा में घर के अंदर जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रहा हो, जैसे कि उनको लगातार घर पे मारपीट कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, बात बात पे ताने देना, ये सब क्या हुआ, घरेलू हिंसा हुआ। तो ये आपके घर भी घटित हो रहा होगा, आपके पड़ोस में भी घटित हो रहा होगा। मेरे पास तो सिर्फ महिलाओं के यही केसेस आते हैं कि शादी हुई और उसके बाद से वो महिला आकर के कंप्लेन करती है कि दहेज में इतना कह रहे हैं कि कम मिला, और उसके लिए सास ननद घर के और लोग मिलकर के लगातार उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, और कभी कभी वो इतनी दुखी हो जाती है महिला कि वो सुसाइड तक कर लेती है, दहेज हत्या हो जाती है, वो कहीं फांसी लगा लेगी, कहीं पॉइजन खा लेगी, ऐसे करके वो अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो ये सारी आत्महत्या करने की महिलाओं को जरूरत है क्या, ये बताओ। तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हमें मनुष्य का जन्म मिला। बहुत 84,000 योनियों में भटकने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिला है। तो इस जिंदगी को नष्ट कर देना क्या ठीक बात है? परिस्थितियां तो अच्छी और खराब जीवन में दोनों आती हैं। हमेशा जैसे रात हुआ तो सवेरा, जीवन का एक उम्मीद जरूर पालिए। हमेशा जब भी कोई बहुत बड़ा मुसीबत आ जाए आपके पास, तो ये जरूर समझ लीजिए, मेरी सिर्फ यही एक लाइन याद रखिएगा कि अगर रात हुआ है तो रात के बाद निश्चित है सवेरा होगा। इसी तरीके अगर बहुत कठिन दुख आ गया आपके ऊपर, तो ये मान लीजिए कि ये घना अंधेरा है, इसके बाद हमें सुख मिलेगा और आएगा वो क्षण। इसलिए अपने जीवन को समाप्त करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, न औरों को करने दीजिए। औरों को भी, औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए आप। जीवन इतना आसान नहीं है इसको खत्म कर देना। जीवन मिला हुआ है, सुख दुख ये जीवन के आयाम हैं, आते जाते रहते हैं। हमेशा याद रख लीजिए कि रात हुई तो दिन आना है, उसी तरीके दुख आया है तो सुख आएगा जीवन में। हमें केवल उसे पार करने की जरूरत है। कुछ क्षण के लिए होते हैं दुख। तो घरेलू हिंसा की अगर शिकार महिलाएं हो रही हैं, उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं 181 कि अगर वो उस पे कॉल किया जाए 181 पे, 181 की पूरी टीम उस महिला की बचाव में घर पहुंच जाता है, पुलिस टीम के साथ।
और वहां पे जाके एक बार समझाने का प्रयास किया जाता है, और अगर वो नहीं समझते हैं वो लोग दोबारा फिर उसी तरीके महिला को उत्पीड़न करते हैं, तो फिर दोबारा मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया जाता है। तो ये सारे बचाव हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि महिला सुरक्षित हो, वो जिस लक्ष्य को पाना चाहती है वो लक्ष्य अपना पा सके आसानी ढंग से, कहीं वो डरे नहीं, कहीं कोई भय का वातावरण समाज में न हो। इसके लिए ये सारी महिलाओं के लिए स्पेशली चलाई जा रही हैं। एक और चीजें बताएंगे, गांव में खासतौर पे एक चलन होता है कि लड़कियां हुई तो एक लड़की हो गई, दो लड़की हो गई, और जब तक लड़का नहीं हुआ तब तक वो सोचते हैं कि कितनी भी लड़की हो जाए लेकिन जब लड़का होगा तभी हम वो कर पाएंगे। कि और सोच क्या है गांव वालों की कि हमारा वंश कैसे चलेगा। ये वंश जो है, वंश क्या लड़का चलाता है? पीछे हमारी वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं, वंश कौन चलाता है? लड़का की लड़की? वंश जो है कौन चलाता है माता जी? क्योंकि बच्चे को, संतान को जन्म कौन देता है? महिला देती है। लेकिन हमारी गलत सोच है, हमारी भी ऐसी सोच है क्योंकि हम भी ऐसे माहौल में पले हैं। तो हमें क्या लगता है कि हमारा वंश चलाता है पुरुष, और जब तक लड़का पैदा नहीं होता तब तक चाहे 10 लड़कियों की लाइन लग जाए, लेकिन वो 10 लड़की पैदा होगी, उसके बाद 11वां लड़का होगा, तब भी वो 10 तक जो है संख्या बढ़ा लेंगे। और बाद में ये कंडीशन होगा कि 10 बच्चे को आज की इस महंगाई में खिलाना आसान है? बिल्कुल परवरिश नहीं कर सकते, खाना नहीं दे सकते, कपड़ा नहीं दे सकते, ऐसी कंडीशन हो जाती है। लेकिन सिर्फ क्या कि एक लड़का पैदा हो जाए, मेरा तो वंश चलेगा नहीं। इस कारण इस उम्मीद में लड़कियां पैदा की जाती हैं। तो ये सोच में क्यों कि संपत्ति का अधिकार, अब हम आते हैं यहाँ पर कि एक संपत्ति का अधिकार स्पेशली जो है हमारे मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के बारे में कि लड़की पैदा होती थी, वो मायके में रह रही है, पढ़ी लिखी, और माँ बाप उसको कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते थे। लड़की बड़ी हो गई, शादी कर दिए और वो अपने घर चली गई, तो मायके में कोई प्रॉपर्टी नहीं। ससुराल गई, ससुराल में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। पति ये कहता है कि ये तो जवान महिला है, पता नहीं किसके साथ भाग जाए। हकीकत वाली बात एकदम मैं बता रही हूँ, एकदम हकीकत, कोई छुपी वाली बात नहीं। तो उस महिला को उसका पति, जब तक वो महिला जवान है तब तक वो संपत्ति में अधिकार नहीं देता। कह रहे इसके नाम तो लिख देंगे तो ये भाग जाएगी किसी के साथ, हमारा क्या होगा? तो उसको अधिकार वहां भी नहीं मिला। क्या कि अब लड़के होंगे तब इसको अधिकार मिलेगा। लड़के हुए अपना राजपाट संभाल लिए, तो उस महिला का क्या हुई? वो महिला पूरे जीवन उसको कहीं भी, मतलब अगर संपत्ति का नाम ले तो कहीं कोई संपत्ति उसके नाम पर नहीं है। वही संपत्ति का विशेष अधिकार महिलाओं के लिए जोड़ा गया कि महिला मायके में और पति की प्रॉपर्टी में जिस दिन शादी होती है उसी दिन वो 50% की, उस पूरी प्रॉपर्टी की 50% की मालकिन है, लिखा पढ़ी में मालकिन है। और अपने मायके में अगर 2 भाई और 2 बहन है तो पिता की ये 4 संतान है, वो चारों उसी प्रॉपर्टी में बराबर बराबर के हकदार हैं। अगर 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघा में वो लड़की का भी क्या हुआ है, कितना हिस्सा आएगा? 1 बीघा में 20 बिस्सा, तो 20 बिस्सा में 5-5 बिस्सा के अधिकार सभी के हो गए। ये विशेष अधिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि महिला को ऐसे ही होता था, ससुराल वाले अगर खराब मिल गए तो मार के लात बाहर निकाल देते थे, और वो महिला मायके आती थी तो मायके में मायके वाले कहते थे तुम जाओ मर जाओ, मैंने तो पूरी अपनी जितनी थी हमारे पास हैसियत हमने लगा के तुम्हारी शादी कर दी, अब तुमसे हमारा मतलब नहीं है। दोनों उस महिला से इतिश्री कर लेते थे। तो इसीलिए ये विशेष अधिकार जोड़ा गया। आप अपने अधिकारों के बारे में जानिए, ये अधिकार आपके हैं। जब तक आज के टाइम में कोई भी पिता अगर अपनी संपत्ति रजिस्ट्री करना चाहे तो जितने बच्चे हैं सबके सिग्नेचर्स होंगे। पिता के मरने के बाद अगर भाई चाहे कि मैं अपनी संपत्ति बेच लूं, तो जब तक वो बहनें नहीं आएंगी तब तक वो भाई संपत्ति नहीं बेच सकता। और वो लिख के देती है बहनें कि हमें नो ऑब्जेक्शन,
अगर वो ऑब्जेक्शन कर दे तो क्या होगा, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, वो भाई नहीं बेच सकता। तो बहन कहती है कि नहीं, हमें इसमें हिस्सा नहीं चाहिए या हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब स्वेच्छा से छोड़ देना तो अलग बात है, रिश्ते चलाना, भाई हमें भी मायके से अच्छे संबंध रखने हैं तो अपने भाई को हिस्सा दे देंगे, क्या करेंगे लेके, हमारे पास तो पर्याप्त है। लेकिन अगर हम अधिकार की बात करें तो उस अधिकार पे आते हैं तो वो अधिकारों में ये चीजें हैं। इन अधिकारों के बारे में आप लोग जाने और आप जो है हमेशा ये अपनी सोच निकाल दें कि मैं महिला हूँ, मैं महिला नहीं हूँ। हम दोनों, महिला और पुरुष का भेदभाव मिटाइए अपने अंदर से। हम दोनों के बिना समाज नहीं चल सकता और कुछ नया करना पड़ेगा कि मुश्किलों से भी निकलना सीखिए। जगमगाना है तो जलना सीखिए और छोड़िए इस जमाने को बदलना यारो, छोड़िए इस जमाने को बदलना यारो। हो सके खुद को बदलना सीखिए, हो सके खुद को बदलना सीखिए। केवल हर एक व्यक्ति अपने अंदर बदलाव ले आए तो ये हमारा समाज अपने आप ही बदल जाएगा। किसी को हम ये सोचते हैं कि अगला ये कर रहा है तो हमें अकेले करने से क्या फायदा, ये तो ऐसा ही चल रहा है। लेकिन हम जब अलग कुछ करेंगे तो शायद हमें देख करके लोग अलग करने लगेंगे और वो हमारा समाज बदल जाएगा। और ये मातृशक्ति को चंद लाइनों से कि सुने, घरों को स्वर्ग बनाती हैं बेटियां, भगवत कृपा होती है तो आती हैं बेटियां, और चलता नहीं है जोर जिन पे आंधियों का, आशाओं के वो दीप जलाती हैं बेटियां। और वही जो दीपक की बात आप करते हैं, वही कि बेटा अगर है दीप तो बाती है बेटियां, कि बेटा अगर है दीप तो बाती है बेटियां, हर घर के चिराग को जलाती है बेटियां, सुने घरों को स्वर्ग बनाती है बेटियां, भगवत कृपा होती है तो आती है बेटियां। तो लड़कियों में एक बार मैं आप लोगों के बीच में आती रहूंगी और आपके अंदर उत्साह जोश भरती रहूंगी ताकि आप बिल्कुल जो है स्वावलंबी बने, अपने सम्मान की सुरक्षा खुद कर पाएं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपनी जो माताओं के विचारों में जो भेदभाव है उसमें परिवर्तन ला पाए। बिल्कुल, अगर आपके घर पता चला एक गिलास दूध है तो माँ क्या करती है, एक भाई एक बहन, माँ कहती है भाई को दे दो। लड़की पी के क्या करेगी, हमने भी सुना है, हमारे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि लड़की पी के दूध क्या करेगी, लड़के को दे दो। क्यों लड़के को दे दो भाई, वो पहलवान बन जाएगा और हम कमजोर हो जाएंगे तो फिर कैसे समाज चलेगा। तो ये सोच में कि अगर एक गिलास है तो एक गिलास में आधा गिलास उस बेटी को और आधा गिलास उस बेटे को, ये हमारी माताएं ही कर सकती हैं और आप ही के करने से ये समाज आगे जाएगा। महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हम जैसा सोचते हैं, खासतौर पे गांव में उत्पीड़न के बहुत शिकार महिलाएं होती हैं, तो हम सोचते हैं आप जैसे अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं, सोचती हैं कि वो जहाँ जाए उनकी सास उनको प्रताड़ित ना करे, उनकी ननद उनको टॉर्चर ना करे। तो आपके घर भी कोई बहू आई हुई है, आप भी ठीक उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए कि आप उसे प्रताड़ित मत करिए, आप उसके साथ मारपीट मत करिए, उत्पीड़न मत करिए, ताना मत दीजिए। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी बेटी के साथ भी कोई नहीं करेगा। और ये उत्पीड़न जो है, क्योंकि हमेशा दहेज में लिखा तो जाता है ससुर का नाम, जेठ का नाम, पति का नाम, लेकिन पति तो दूर दूर तक उत्पीड़न में नहीं होता है। उत्पीड़न में होता कौन है, माँ, सास, ननद। वो बेचारी सर में दर्द हो गया सो गई और पति बेचारा बाहर से आया तो बहन सबसे पहले कहती है तुम्हारी औरत जो है सो रही है, कोई काम नहीं की। अब भाई को गुस्सा तो आता ही है कि क्या करे, अब वो बेचारा करे क्या, पत्नी को मारे कि बहन को मारे, कुछ भी नहीं कर पाता, वो सोच लेता है और कभी अवॉइड करता है। पुरुष तो बहुत ही ज्यादा अवॉइड करता है, महिलाएं अवॉइड नहीं करती। और लेकिन वो जब बहुत ज्यादा, कभी कभी माँ भी कहने लगती है कि लगातार तुम्हारी औरत दुष्टता कर रही है, खाना नहीं बना रही है, तुम्हें बताया जा रहा है, तुम भी सुन के चले जाते हो। तो वो लास्ट में माँ को नहीं मार पाता और बहन को नहीं मार पाता तो पत्नी को ही पीट देता है, लेकिन वो मन से नहीं पीटना चाहता है। तो
तो पुरुष हमारा उत्पीड़न नहीं करता। ये उत्पीड़न करती हैं महिलाएं, और महिलाओं को ही सबसे पहले अपने सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा।